सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे आप लोगों को, इसके बाद पहले अध्याय में आप लोगों को बताए होंगे प्रत्याहार, कितने प्रत्याहार हैं, प्रत्याहारों की संख्या, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के बारे में बताते हुए फिर अगला जो अध्याय है संधि। अब संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं मेनली दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर सीधी सीधी भाषा में संधि को पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आप बता सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अथवा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद उसे कहते हैं जब दो वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद करते हैं। मान लीजिए जैसे रमेश है, रमेश का अगर संधि विच्छेद करना हो तो रमा प्लस ईस बराबर रमेश, रमा प्लस ईस बराबर रमेश। ये क्या हुआ? संधि विच्छेद। अब संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि का संधि विच्छेद होगा सम उपसर्ग, सम क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर संधि बनता है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर संधि रूप बनता है। अब धा, ये कर्डिल जैसा निशान क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये धातु का प्रतीक है। जब भी कोई धातु रूप आएगा तो ऐसा कर्डी जैसा निशान बनाएंगे। इससे मालूम पड़ता है कि ये क्या है? धातु है। कोई भी धातु आएगा, पठ धातु है, गम धातु है, हन धातु है, धा धातु है, तो धातु को बताने के लिए ये कर्णिल जैसा निशान आता है। ठीक, तो संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगता है। ये उपसर्गों की संख्या आप लोग को बताए थे। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। सम क्या है? उपसर्ग। धा क्या है? धातु। की क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो संधि का संधि विच्छेद हुआ सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर संधि रूप बनता है। ठीक, अब संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि करते हैं, अथवा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि करते हैं। विकार का क्या मतलब होता है? विकार का मतलब परिवर्तन। दो वर्ण जब मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बताए थे रमा और ईस, दो वर्ण अलग अलग वर्ण हैं, मिलने के बाद उनका वर्ण क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। रमेश वर्ण परिवर्तित है, इसलिए रमा ईस बराबर रमेश। रमेश में क्या हुई है? संधि हुई है। संधि, अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। उसमें पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होता है 3 प्रकार का। पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलकर संधि करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अर्थात जब दो स्वर मिलकर स्वर होते हैं, जो परिवर्तित होने वाला रूप होगा वो स्वर होगा, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे विद्या,
धन आलय, जैसे विद्या धन आलय। विद्या में क्या है, द्य में आ है और इधर क्या है, आ है। जब आ और आ मिलकर आ क्या है, आ भी एक तरह का स्वर है, इसलिए विद्यालय में कौन सी संधि हुई है, स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि किसे कहेंगे, जब दो स्वर आपस में मिलकर संधि करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक, अब स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है दीर्घ संधि। पहला क्या है, दीर्घ संधि। दूसरा क्या है, गुण संधि। दूसरा क्या है, गुण संधि। दूसरा क्या है, गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा क्या है, यण संधि, यण संधि। पांचवा क्या है, अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले आपको संधि के बारे में बताया गया है। संधि कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फिर इसके बाद स्वर संधि के बारे में बताया गया है। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब 2 स्वर मिलकर संधि करते हैं तो उसे कहते हैं स्वर संधि। जब पहला वाला वर्ण और दूसरा वाला वर्ण दोनों क्या हैं, स्वर हो और उसके स्थान पे स्वर हो, जो परिवर्तित रूप होगा वो भी स्वर हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार का है। पहला क्या है, दीर्घ। दूसरा क्या है, गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यण संधि। पांचवा अयादि संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि मेनली क्या है, स्वर संधि का ही प्रकार है। स्वर संधि के ही पहला प्रकार क्या है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। मतलब जब 2 स्वर, क्योंकि स्वर संधि की ही बात कर रहे हैं, दीर्घ संधि क्या है, स्वर संधि है, इसलिए स्वर संधि में जो दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। जब 2 स्वर आपस में मिलकर बड़ा हो जाते हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं, जैसे अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा है, जब अ ई उ, जब अ ई उ री लरी, जब अ ई उ री लरी के बाद समान स्वर, समान स्वर से क्या मतलब है, अ के बाद अ आए या आ आए, अ के बाद अ आए या आ आए, ई के बाद ई आए या छोटी ई या बड़ी ई, दोनों ई में से कोई ई आए, ऊ के बाद ऊ आए या बड़ा ऊ आए, री के बाद री आए, ठीक है, और री के बाद लरी आए। ठीक, जब अ ई उ री लरी के बाद अ या आ, ई के बाद ई या बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ, री के बाद री या बड़ा री, अलरी के बाद लरी आए, तो उसके स्थान पे क्रमशः जैसे अ और आ मिलकर क्या होंगे, दीर्घ हो जाएंगे। अ का दीर्घ क्या है, आ। वैसे ही
ई के बाद ई आए, ई के बाद छोटी ई अथवा बड़ी ई, दोनों में से कोई आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। ठीक उसी प्रकार से ऊ के बाद ऊ आए, छोटा ऊ आए अथवा बड़ा ऊ आए, दोनों मिलकर क्या होंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। री के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा री हो जाएंगे। री के बाद री आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा। अब जैसे अब दीर्घ संधि का एक सूत्र है, दीर्घ संधि का एक सूत्र है, क्या है, अक सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का क्या सूत्र है, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। इसका क्या मतलब है, अक क्या है, एक प्रत्याहार। अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और ली। अक क्या है, प्रत्याहार है। अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, ली। जिसे माहेश्वर सूत्र याद होगा या माहेश्वर सूत्र में आप लोगों को बताए हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। उसी 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। अक क्या है, एक प्रत्याहार है। अक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको बताया गया है कि लास्ट जो हलंत होगा उसको नहीं गिनना है, उसे छोड़कर ही गिनना है। तो अ, ई, उ, ड़ को नहीं गिनेंगे, री, ली, क यहाँ पे है, क हलंत होता है इसलिए क को नहीं गिना जाता है। तो अक में क्या आएंगे, अ, ई, उ, री, ली के बाद सवर्ण का क्या मतलब होता है, जैसा कि आपको बताए थे सवर्ण किसे कहते हैं, जब किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न एक हो तो उसे क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। सवर्ण यहाँ जाति नहीं है, सवर्ण यहाँ जाति नहीं है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सवर्ण नहीं है। सवर्ण का क्या मतलब होता है व्याकरण में, सवर्ण का मतलब है जिसका उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो। जैसे 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 यहाँ देख लीजिए, जैसे अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ। आ का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और अ क्या है, सारे स्वर किस में आते हैं, विवृत में होते हैं। आ भी क्या है, इसलिए विवृत है। अगर यही हम अ के बाद ई लिख दें तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ये दोनों आपस में सवर्ण हुए नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सवर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो। तो इसका उच्चारण स्थान तो कंठ है लेकिन इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, सवर्ण नहीं है। ठीक, तो क्या क्या गया, अक सवर्णे दीर्घ, मतलब अक के बाद सवर्ण आए, अक के बाद सवर्ण आए। सवर्ण का मतलब जिसका उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो उसे क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। जैसे अ का सवर्ण क्या है, आ, ई का सवर्ण क्या है, ई, उ का सवर्ण क्या है, उ, छोटा उ या बड़ा उ, री का री, छोटा या बड़ा, ली का ली। ठीक है, यहाँ दीर्घ रहेगा। ठीक है, तो अक सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र क्या कहता है कि अक के बाद अगर कोई सवर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आलय है, आलय बराबर। अब विद्या में जो द्य में आ है, द्य में आ है, अब इसको यहां से समझाते हैं उदाहरण से। ठीक है, जैसे विद्या, एकदम सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे विद्यालय ले लीजिए, विद्या
या देवालय ले लीजिए, विद्या या देवालय कोई भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। देव प्लस विद्यालय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि विद्यालय बहुत घिसा हुआ शब्द हो गया है, सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं विद्यालय विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, इसीलिए क्या लिया गया है, देवालय। देव में जो है, अब इसको तोड़ के लिखेंगे तो दे वह क्या है, यहाँ व्यंजन है, इससे स्वर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ आ है, इससे भी स्वर निकाल लिए, ये लय है। अब संधि करेंगे, संधि यहाँ पे हो रही है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कैसे मालूम चला दीर्घ है, जब अ या आ के बाद अ या आ आए, जिसका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक हो, वो क्या कहे जाते हैं, सवर्ण। तो अ का सवर्ण आ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। अब संधि कर देना है, देव प्लस आ प्लस लय, अब इसको एक में मिला देना है, ये व में आ मिल जाएगा, दे वा हो जाएगा, और इधर लय है। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे वा लय, देव प्लस आलय बराबर देवालय। देवालय मतलब क्या होता है, जहाँ पर देवता लोग रहते हैं। देवालय मतलब मंदिर को देवालय कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे देवता रहते हैं उसे क्या कहेंगे, देवालय। अब एक दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, ई का उदाहरण देख लीजिए। अब ई का उदाहरण देख लीजिए, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। अब इसको अलग अलग करेंगे, क है, व में ई निकाल लेंगे, कौन सा ई है, छोटी ई है। इसके बाद क्या है, फिर छोटी ई है, द्र को जैसा का तैसा लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ देखना है कि ई और ई, यहाँ पे संधि हुई है, ई और ई मिलकर क्या होगा, बड़ी ई होगा। कैसे बड़ी ई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब अ ई उ री के बाद अ ई उ री क्रम से आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कवि में जो छोटी ई है, इसके बाद फिर छोटी ई आया है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। क्यों दीर्घ होंगे, क्योंकि दीर्घ संधि ये कहता है कि जब कोई स्वर से मिले तो उसके स्थान पे स्वर हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि अक का अ ई उ री, दीर्घ संधि क्या कहता है, अ ई उ री के बाद क्रम से अ के बाद आ, ई के बाद ई, तो यहाँ ई के बाद ई है ना, ई के बाद ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएंगे। फिर वैसे ही संधि कर देंगे, जस्ट कव को लिखेंगे, ठीक, दोनों मिलके ई हो गए, और लास्ट में द्र ये है, इसको कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब दोनों के संधि होके क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बड़ी लगा देंगे, कविंद्र, ठीक है, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इस ई का उच्चारण स्थान क्या है, दोनों का तालु है। इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विपरीत है। इसका क्या है, इसका भी विपरीत है, इसलिए दोनों आपस में क्या हुए, सवर्ण हुए। सवर्ण है इसलिए अक के बाद आया, अक क्या है, अक प्रत्याहार में ई आता है, अ ई उ री री, तो अक में ई आ रहा है, तो ई के बाद सवर्ण आया, ई का सवर्ण ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, जो सूत्र कहता है अक सवर्णे दीर्घ। अक में अ ई आ रहा है के बाद कोई सवर्ण हो, सवर्ण मतलब जिसका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक हो, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इस ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ई का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विपरीत। ई का क्या है, विपरीत। तो दोनों उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक होने के कारण ये दोनों आपस में क्या हुए,
सवर्ण हुए, इसलिए छोटी छोटी मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी। इसलिए कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। ठीक, अब एक ऊ का भी उदाहरण देख लेते हैं, एक ऊ का भी उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, एक ऊ का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब देखिए भानु में क्या है, ऊ है। कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है। इसके बाद क्या आ रहा है, उदय का जो ऊ है, जब भी संधि होती है तो पहले वर्ण का आखिरी शब्द और दूसरे वर्ण का पहले शब्द, पहले वर्ण के साथ संधि होती है। तो पहले भानु का आखिरी वर्ण क्या है, ऊ है, भानु का ऊ है, और उदय का ऊ। हमेशा संधि इन्हीं दोनों के बीच में होंगी। संधि का क्या नियम है कि जब भी संधि होगा पहले वर्ण का आखिरी, पहले वर्ण का आखिरी शब्द आखिरी और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों के बीच में संधि होगी। तो भानु में जो ऊ है और उदय का जो ऊ है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि ऊ के बाद ऊ आएगा, दीर्घ संधि क्या कहता है, यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कैसे मालूम, क्योंकि जब ऊ के बाद ऊ आए, ऊ क्या है, एक ऊ अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ऊ का सवर्ण क्या है, ऊ है। दोनों तरीके से समझ, देखिए समझने का दो तरीका है। एक आप सवर्ण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अक के बाद अगर कोई सवर्ण आए, अथवा ऐसे समझ सकते हैं कि ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो दोनों क्या हैं, एक हैं, दोनों तो एक ही हैं, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसलिए भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अब भानुदय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, सीधी सी बात। भानुदय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ऐसे ही अलग कर देंगे, जैसे भानु में न को अलग करेंगे, ऊ को निकाल लिए यहाँ से, न पे हलंत हो जाएगा, उदय का ऊ रहेगा, दय जस का जस छोड़ देंगे। जब संधि मिलाएंगे तो भानु बड़ा ऊ हो जाएगा, ये दोनों मिलके बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ की मात्रा क्या है, ये भानुदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अब एक री का उदाहरण देख लेते हैं। री का मातृ धन ऋणम, मातृ धन ऋणम। अब देखिए मातृ धन ऋणम, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अलग अलग पहले करते हैं। पहले अलग, अगर जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से इधर देखे। माँ का जस लिख देना है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। त में से मात्रा निकाल लेंगे। कौन सी मात्रा है ये, री है। अब इसके बाद इधर भी क्या है, री है। अब जस जो आगे का वर्ण है सेम वैसे का वैसे उतार देंगे, ठीक है। अब मातृ में री है और ऋणम का री, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा री होगा। बड़ा री कैसे लिखेंगे, ऐसे एक और लटका देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कैसे, जब री के बाद री के बाद री आ रहा है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा, उसका बड़ा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला री हो गया, ठीक। तो मातृणम हो जाएगा, क्या होगा, मातृणम। त लिखेंगे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ठीक है। मातृणम दो बार जैसे लटका दिए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। मातृ प्लस ऋणम बराबर मातृणम, ठीक। मातृ प्लस ऋणम बराबर मातृणम। मातृ प्लस ऋणम बराबर क्या होगा, मातृणम, ठीक। ऐसे
ऐसे है पितृ प्लस रीडम बराबर पितृडम। और किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर बता दे रहे हैं, दीर्घ संधि किसे कहेंगे? अकः सवर्णे दीर्घ। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। अ ई उ री के बाद अगर अ ई उ री आए तो अ के स्थान पे आ, ई के स्थान पे बड़ी ई, उ के स्थान पे बड़ा उ और री के स्थान पे बड़ा री हो जाएगा। ठीक है। अ ई उ री के बाद, अ ई उ री के बाद अगर कोई स्वर आए, स्वर मतलब अ के बाद आ, अ के बाद आ सवर्ण आए, ठीक है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ ई उ री री। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।